हेलो प्यारे बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का पूरी बायोलॉजी चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे सारे अपन आज डिस्कस करेंगे। सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव माइंड से मेरे साथ क्लास में जुड़े रहें और इस क्लास से 100% जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, टॉपिक जितने भी यहाँ मैं कवर कराऊंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो सभी लोग देखें ध्यान से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब इसको बोलते हैं स्वयं पोषण, स्वयं पोषण। दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक, जिसको अपन बोलते हैं विषम पोषण, विषम पोषण, ठीक है। अब दोनों के बारे में समझें कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, स्वयं पोषण जो होता है, वो ओनली ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे, हरे पौधे शो करते हैं, ठीक है, हरे पौधे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सोन बाय ग्रीन प्लांट्स, हरे मतलब हरे पौधे दिखाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल्स और ह्यूमन में मिलता है। एनिमल्स जानवरों में और ह्यूमंस मतलब मनुष्य में, ठीक है। एनिमल और ह्यूमंस में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है, जबकि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है मतलब उसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे प्रिपेयर बनाते हैं देयर फूड, अपना भोजन, देयर फूड अपना भोजन वाय फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस H2O वाटर जो होता है वो रूट से आता है प्लांट में। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए होता है उसके पास क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। CO2 प्लांट हमसे लेता है, H2O रूट से आता है, और सनलाइट की प्रेजेंस होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। बनता क्या है भाई? ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस क्या साथ में बनता है? ऑक्सीजन, ठीक है। क्या साथ में बनता है? ऑक्सीजन। यहाँ H2 भी आता है। तो देखिए इधर कि अगर मैं यहाँ 6 लगाऊं, कार्बन 6 हो गया, यहाँ भी कार्बन 6 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 2 या 12, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 12। तो यहाँ हाइड्रोजन 12 करने के लिए क्या लगाऊंगा? 6। तो 6 2 या 12 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 या 12 और 6 ऑक्सीजन, कितने हो टोटल? 18। तो यहाँ कितने हैं? 6 ऑक्सीजन, इसको 12 कर दो, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी बनती है, इसमें एनर्जी यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये क्या है? ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन क्या आता है कि विच फीचर ऑफ प्लांट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। तो कौन से फीचर होते हैं प्लांट के जो इसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं? तो पहली चीज हेल्पिंग फैक्टर, हेल्पिंग फैक्टर्स, हेल्पिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के सहायक बिंदु, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो इसमें क्या क्या आता है? देखो इसको CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पहला फैक्टर क्या होती है? CO2। दूसरा होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल।
ये दो फैक्टर प्लांट के होते हैं, दो फीचर प्लांट के हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करना और क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल को मतलब हिंदी में हरित प्लावक बोलते हैं। तो प्लांट के दो फीचर होते हैं CO2 और क्लोरोफिल, ये हेल्प करते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस में। अगर CO2 नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्लोरोफिल और CO2 हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होती हैं। पहली चीज तो CO2 जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। CO2 किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। दूसरी चीज H2O जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन में। H2O किस में स्प्लिट हो जाता है? O2 और H2 में ना। H2 जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? O2 में, और यहाँ H2 में चला जाता है ना। तो जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तीसरी चीज सनलाइट जो है वो किस में चेंज होता है? केमिकल एनर्जी में। जो सोलर एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि सनलाइट को ऑब्जर्व कौन करता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो तीन इवेंट मोस्टली यहाँ होती हैं। पहली चीज CO2 जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज H2O जो होता है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तीसरी चीज सोलर एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और हेल्पिंग फैक्टर क्या है फोटोसिंथेसिस के? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। सनलाइट भी हेल्पिंग फैक्टर है, लेकिन प्लांट का फीचर कौन सा है? प्लांट CO2 को ऑब्जर्व करता है, तो ये इसका फीचर है, और दूसरा क्लोरोफिल, ठीक है। ये दो फीचर हैं मोस्टली प्लांट के जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, है ना। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक तो इतना ही है। ऑटोट्रॉफिक में बस इतना याद रखें कि ऑटोट्रॉफिक इज फाउंड इन द प्लांट्स एंड प्लांट्स make their food by the photosynthesis, and photosynthesis is the food formation process in the plant in presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis is the food formation process in the plant in presence of sunlight and क्लोरोफिल, ठीक है। तो पौधों में भोजन बनाने की विधि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है, और क्लोरोफिल की वहां उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बाद इसमें बात करें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल्स और ह्यूमन में मिलता है। और हेटरोट्रॉफ में चीज होती है होस्ट। क्या होता है? होस्ट। तो होस्ट वो होस्ट कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी ह्यूमन हो सकता है, जो कि क्या करता है? इनवाइट करता है, इनवाइट अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म दैट इनवाइट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड के लिए, मतलब दूसरे को खिलाने के लिए, है ना। फॉर द फीडिंग बोल सकते हैं आप, फॉर द फीडिंग मतलब दूसरे को खिलाने के लिए जो इनवाइट करता है। भाई होस्ट कौन होता है? जो गेस्ट को इनवाइट करता है ना। आमतौर पर अपन लोग देखें कि घर में कोई भी होता है ना, घर में या बाहर कोई सोसाइटी में, तो दूसरे को इनवाइट करता है, उसको बोलते हैं होस्ट, मेजबान, है ना। मेजबान, अतिथि सत्कार करने वाला। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म इनवाइट करेगा अदर ऑर्गेनिज्म को फीडिंग करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको बोला जाता है होस्ट। और किसको खिलाने के लिए ये फीडिंग करता है? फीडिंग किसको करता है? पैरासाइट को। किसको फीडिंग करता है? पैरासाइट को, ठीक है। किसको फीडिंग करता है? पैरासाइट। पैरासाइट का हिंदी मीनिंग होता है परजीवी। पैरासाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? परजीवी, ठीक है। तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट्स को फीडिंग के लिए क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट को फीडिंग के लिए इनवाइट करते हैं। और पैरासाइट में एग्जांपल याद रखना, पैरासाइट में एक तो आता है आपका टेप वॉर्म्स, ठीक है। और टेप वॉर्म्स के अलावा पैरासाइट में आपका आता है अमरवेल। क्या आता है? अमरवेल। हिंदी में भी हम बोलते हैं अमरवेल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कसकटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसकटा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरा आपसे डिफरेंट हो सकता है, कैसकटा भी बोलते हैं कुछ, उसको कसकटा। तो अमरवेल जो होता है वो भी एक पैरासाइट है, टैपवॉर्म भी एक पैरासाइट है ना, और लाइस भी पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट को जो इनवाइट करता है वो होस्ट होता है, और पैरासाइट वो है जो होस्ट से अपना फीडिंग लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट। जो होस्ट पर फीड करते हैं, होस्ट के ऊपर रह करके, वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, ठीक है। जैसे जो अमरवेल होता है वो दूसरे प्लांट पर क्या करता है? चढ़ जाता है ऊपर। तो अमरवेल दूसरे से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए उसको पैरासाइट बोला जाता है ना। उसके बाद ये तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की बात हो गई, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बात करें इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बाद इसमें बात करते हैं अपन दूसरी चीज, इसको अरेंज कर देना। दूसरा इसमें क्या है?
दूसरा जो टॉपिक है वो अपन बात करते हैं हाइड्रोट्रॉफिक में थोड़ा आगे चलता है। तो हाइड्रोट्रॉफिक में दूसरा टॉपिक बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन, मानव में पाचन, ह्यूमन डाइजेशन या फिर डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। बात करें ह्यूमन डाइजेशन एंड डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब मनुष्य में पाचन और आहार नाल का चित्र और मनुष्य में पाचन। तो इसकी बात करें, देखो समझना, बेसिकली मेरा ड्राइंग आपको पता है बहुत बेकार है, वीक है, तो इसलिए फिर भी समझा रहा हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। मनुष्य में जो पाचन है वो पाचन तंत्र की सहायता से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें ऑर्गन कौन कौन से शामिल होते हैं? पहला आता है माउथ, मुंह आता है। दूसरा आपका आता है माउथ के बाद फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप। तीसरा आता है इसमें आपका फूड पाइप के बाद स्टोमक, क्या आता है? स्टोमक। चौथा आता है इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद इसमें आता है आपका लीवर एंड पैनक्रीज, इसको लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन आपसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन समझना मेरी बात को। उसके बाद आता है भाई लार्ज इंटेस्टाइन, क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं? माउथ, मुंह, फूड पाइप, फूड पाइप को आहार नाली बोलते हैं। उसके बाद स्टोमक, है ना, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लीवर, यकृत, पैनक्रीज, है ना, लीवर एंड पैनक्रीज, और इसको पैनक्रीज बोलते हैं अग्नाशय, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है? पार्ट हैं। उसके बाद माउथ में बात करें तो माउथ में दो चीजें हेल्प करती हैं डाइजेशन में। एक तो होता है आपका टंग, जिसको बोलते हैं जीभ, है ना। दूसरा होता है टीथ, जिनको बोलते हैं दांत, है ना। माउथ में जो डाइजेशन होता है उसमें दो चीजें हेल्प करती हैं, टंग और टीथ। टंग जो होता है वो क्या करता है? रोटेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, रोटेशन ऑफ फूड, भोजन को मूव करने में हेल्प करता है। टंग होता है, आप देखते हो जीभ से भोजन को इधर आप क्या करते हो? रोटेट करते रहते हो। तो टंग जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब एक मांसपेशी अंग है जो कि क्या करता है? रोटेशन करता है फूड को, है ना। उसके बाद इसका काम होता है सलाइवा मिक्स करना फूड के साथ में। क्या मिक्स करना? सलाइवा, लार मिलाना। भोजन में लार मिलाने का काम भी टंग करता है, क्योंकि सलाइवा रिलीज होता है किससे? सैलिवरी ग्लैंड से। किससे रिलीज होता है भाई? सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा जो होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है, और वो कौन करता है भाई? टंग करता है। कौन करता है? टंग, जीभ करता है। उसके बाद टीथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के। पहला आता है इंसिजर, क्या आता है? इंसिजर। दूसरा आता है कैनाइन, क्या आता है? कैनाइन। तीसरा आता है आपका कैनाइन के बाद मोलर, क्या आता है? मोलर। और चौथा आता है प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इन चारों टाइप के टीथ का काम होता है आपका आपका क्या करना? चीरना फाड़ना होता है, मतलब पियर्सिंग एंड कटिंग, काटना, चीरना, फाड़ना होता है ना। चीरना और फाड़ना, भोजन को चीरना, फाड़ना, काटना कौन करता है भाई? ये 4 टाइप के टीथ करते हैं ना, फाड़ना, ठीक है। तो माउथ में तो इतना होता है। दूसरी चीज, इसमें एक टर्म आता है माउथ के रेफरेंस में, इसको बोलते हैं इनगेशन। क्या बोलते हैं? इनगेशन। इनगेशन का हिंदी मतलब होता है भाई अंतर्ग्रहण। क्या मतलब होता है? अंतर्ग्रहण, है ना, अंतर्ग्रहण। तो इनगेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर लेना। तो टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड इनसाइड द माउथ, टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड इनगेशन। मतलब भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। द टेकिंग इन प्रोसेस ऑफ फूड बाय द माउथ इज कॉल्ड इनगेशन। द टेकिंग इन प्रोसेस ऑफ फूड बाय द माउथ इज कॉल्ड इनगेशन, ठीक है। ये टर्म याद रखना, इनगेशन पूछ लेता है, इनगेशन। और एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एनस। तो एनस में भी एक टर्म आता है, इसका नाम होता है इगेशन।
क्या होता है? एगेशन, EGESTION, एगेशन। तो एगेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एगेशन, और यह है इनगेशन, है ना। इनगेशन क्या होता है? टेकिंग इन प्रोसेस ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, और एगेशन क्या होता है? वेस्टेज को रिमूव करना, वेस्टेज को हटाना एगेशन है, और फूड को टेकिंग करना इनगेशन है। ये दो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में सेम लगते हैं मेरे हिसाब से, तो कंफ्यूजन होता है। इनगेशन का मतलब होता है फूड को टेकिंग करना, और एगेशन का मतलब होता है फूड वेस्टेज को रिमूव करना, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? माउथ में दो चीजें रोल करते हैं डाइजेशन में, एक तो टंग, जीभ, और दूसरा टीथ। टंग जो होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड को रोटेट करने का काम करता है, और इसका काम होता है सलाइवा मिक्स करना फूड के साथ में, क्योंकि इस पर क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद टीथ में 4 टाइप आते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इनका काम पियर्सिंग, कटिंग और चुइंग मतलब चबाना, इन्हीं का काम होता है। चबाना भी इसी का काम है, चुइंग, है ना, चबाना। तो ये सारे काम दांतों भी होते हैं। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड पर एक भाई एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है भाई? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, दैट इज फाउंड ऑन द सैलिवरी ग्लैंड, है ना, जो कि कौन बनाता है? सैलिवरी ग्लैंड बनाता है, और किसमें रिलीज करता है उसको? सलाइवा में। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज, और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फूड पाइप की। फूड पाइप एक मीडियम है जो कि फूड को माउथ से कहां पहुंचाता है? स्टोमक में। फूड पाइप इज द मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। तो मतलब मुंह से भोजन को आमाशय तक ले जाने वाला जो पार्ट है वो फूड पाइप होता है ना। फूड पाइप भोजन को माउथ से स्टोमक में ट्रांसफर करने का काम करता है, बस इतना सी बात है और कुछ नहीं। स्टोमक में बात करें, अब जो स्टोमक होता है वो एक जे स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? जे स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जे शेप में होती है स्टोमक की। उसके बाद स्टोमक में दो चीजें होती हैं, याद रखना। एक तो होता है भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक चीज जानना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है? एक तो म्यूकस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? म्यूकस। दूसरा रिलीज होता है एचसीएल। क्या रिलीज होता है? एचसीएल। तीसरा रिलीज होता है पेप्सिन। क्या रिलीज होता है? पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, दोबारा सुने, स्टोमक जो होता है वो एक जे स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, जे स्ट्रक्चर वाला, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथि। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है? 3 चीजें रिलीज करती हैं, एक तो म्यूकस, दूसरा एचसीएल, तीसरा पेप्सिन। म्यूकस जो होता है वो एचसीएल के अफेक्ट से किसको बचाता है? स्टोमक को बचाता है, स्टोमक की वॉल्स को बचाता है। एचसीएल जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टोमक के अंदर, और एसिडिक मीडियम का काम करता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणुओं को मारने का काम करता है। उसके बाद पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और पेप्सिन जो होता है वो बेटा एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। पेप्सिन किस में काम करता है? एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो मतलब आपसे पूछा जाए विच पार्ट ऑफ फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, तो भोजन का कौन सा मुख्य भाग आमाशय में पाचित होता है? आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन इज द मेन पार्ट ऑफ द फूड दैट इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। तो प्रोटीन जो है भोजन का मुख्य भाग है जो कि कहां पाचित होता है? आमाशय में, ठीक है। और आमाशय में याद रखना जो स्टोमक होता है वो जे स्ट्रक्चर ऑर्गन है। कैसा स्ट्रक्चर ऑर्गन है? जे स्ट्रक्चर, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें रिलीज करती हैं, एक तो आपका म्यूकस, दूसरा पेप्सिन, तीसरा एचसीएल। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एंजाइम है ये। दूसरा होता है एचसीएल, एचसीएल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और जो एचसीएल है वो क्या करता है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करता है। तीसरा जो है म्यूकस, ये एसिड के अफेक्ट से स्टोमक को बचाता है, सेव करता है ना। उसके बाद स्टोमक के बाद फूड जाता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन पहली चीज ये फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन,
कि डाइजेशन का एक मेन प्लेस है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पर किसका, फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड कंप्लीटली। छोटी आंत तो वह अंग है जहां पर फैट का मतलब वसा का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन होता है। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यही फाइनली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लीवर और पैनक्रीज होते हैं, लीवर और जो पैनक्रीज होते हैं वो अपना सेक्रेशन कहां डालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। लीवर और पैनक्रीज अपना सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। तो लीवर का काम होता है भाई बाइल जूस बनाना। क्या काम होता है, बाइल जूस बनाना। और बाइल जूस काम करता है भाई फूड को बेसिक बनाने का, फूड को बेसिक बनाने का, फूड को बेसिक बनाने का काम करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस सेक्रेट होता है लीवर से, और लीवर से बाइल जूस जो निकलता है वो फूड को बेसिक बनाता है। और जो बाइल जूस है वो इकट्ठा होता है भाई गॉल ब्लैडर में। कहां इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में। कहां इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। याद रखना, फूड जो है जो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। उसके बाद पैनक्रीज जो होता है वो पैनक्रेटिक जूसेस निकालता है। क्या निकालता है, पैनक्रेटिक जूसेस। क्या निकालता है, पैनक्रेटिक जूसेस निकालता है, ठीक है। और पैनक्रेटिक जूसेस कहां में क्या क्या होता है, एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। पैनक्रेटिक जूसेस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है भाई। क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। और पैनक्रेटिक जूसेस में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है भाई लाइपेज। क्या नाम होता है, लाइपेज। तो लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है। क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को। लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को, है ना। लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को। तो पैनक्रेटिक जूसेस में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन भाई लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो फूड होगा वो कहां आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है केवल वाटर अब्सॉर्ब करना। क्या अब्सॉर्ब करना, वाटर अब्सॉर्ब करना। तो भोजन से जो वाटर होता है उसको अब्सॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो वेस्टेज होता है उसको इकट्ठा कर लेता है और उसको एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एगेशन होता है, ठीक है ना। ये था इसमें किसमें, डाइजेशन में। कोई दिक्कत, आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो रफली मैं बता दूंगा लेकिन मुझसे ठीक से बनेगा नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। आप याद रखना जो ह्यूमन डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन कौन से होते हैं, माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लीवर, पैनक्रीज होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। माउथ में डाइजेशन में हेल्प करता है टंग और टीथ, है ना। टंग जो होती है रोटेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, सलाइवा मिक्स करती है, और सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करता है। सैलिवरी ग्लैंड में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद टीथ, फास्ट चल रहा हूं इसलिए ताकि पूरा पोर्शन कवर हो जाए। टीथ चार टाइप होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। इनका काम होता है पियर्सिंग करना, कटिंग करना, च्यूइंग करना, चबाना, चीरना, फाड़ना, काटना, इन्हीं का काम होता है दांतों का। उसके बाद फूड यहां से माउथ के बाद कहां आता है, फूड पाइप में आता है। फूड पाइप एक मीडियम है जो कि माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाता है। फिर स्टमक में क्या होता है, ये जे स्ट्रक्चर वाला ऑर्गन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड रखता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें रिलीज करती हैं, म्यूकस, एचसीएल, पेप्सिन। म्यूकस का काम होता है एसिडिक इफेक्ट से स्टमक को सेव करना। एचसीएल का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, और पेप्सिन को एक्टिवेट करना। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। उसके बाद स्टमक के बाद फूड खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर और पैनक्रीज भी हेल्प करते हैं। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है जो कि फूड को बेसिक बनाने का काम करता है, जो कि एसिडिक आता है स्टमक से, उसको बेसिक बनाने का काम करता है बाइल जूस। और बाइल जूस इकट्ठा कहां होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। उसके बाद पैनक्रीज जो होता है वो पैनक्रेटिक जूसेस निकालता है, जिनमें क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है और लाइपेज फैट डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन नीचे, जो वेस्टेज होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। मतलब जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद जो वेस्टेज होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। वहां क्या होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब पानी का अवशोषण होता है। और पानी जब निकल जाएगा
वेस्टेज से, तो उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, मतलब अर्ध ठोस जो होता है, वो एनएस के थ्रू, जिसको गुदा बोलते हैं हिंदी में, एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाएगा, जिस प्रोसेस का नाम होता है इग्रेशन। इग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टेज रिमूवल थ्रू द एनएस, इज कॉल्ड इग्रेशन। और एक टर्म होता है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है टेकिंग इन प्रोसेस ऑफ फूड बाय द माउथ, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या होती है, इंगेशन, अंतर्ग्रहण होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। बहुत फास्ट बोला है मैंने, मुझे खुद पता है, लेकिन देख लेना एक बार, कोई चीज छोटी नहीं है, इतना याद रखना। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और रहेगी भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बिलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलाय। हिंदी में बोलते हैं इनको दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बिली, एंड बिली आर कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। बिली आर कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। बिली जो होते हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बिलीज आर कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, है ना। Small intestine has finger-like structure that are called villi, and villi are connected to the blood vessel, and villi transport the protein to the blood. ठीक है, तो बिली का काम होता है प्रोटीन को ब्लड वेसल में पहुंचाना, और ब्लड वेसल जो होती है उन न्यूट्रिएंट्स को, मतलब प्रोटीन वगैरह को, फैट वगैरह को डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती है, क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेट होता है हर ऑर्गन में जाता है, हर टिश्यू में जाता है। तो जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो बिली के थ्रू ब्लड वेसल में जाता है, और ब्लड वेसल उनको डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, ऐसा होता है। और मेरे सेशन में कुछ रहा नहीं, एक बार देख लो आप। अब भाई आगे बात करते हैं इसमें, थर्ड टॉपिक देखें। थर्ड टॉपिक क्या है इसमें भाई? थर्ड टॉपिक समझना। तीसरा टॉपिक है भाई, इसी में अब बात करते हैं हार्ट की भाई। इसकी बात करते हैं अपन हार्ट की। ठीक है, हार्ट की बात करते हैं तो याद रखना भाई, हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन है। पहली बात तो कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन, है ना। क्या है? पंपिंग ऑर्गन, और पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशन। तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, है ना, इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब हृदय जो है एक पंपिंग को क्या बोलते हैं? पंप की तरह काम करता है। हृदय जो है पंप की तरह काम करता है, और यह एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है। मतलब इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? परिसंचरण का भाग है। तो हृदय जो है पंप की तरह काम करता है और परिसंचरण का एक भाग है। ठीक है, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हार्ट जो होता है, इसका जो नॉर्मली वेट है, एवरेज जो वेट है, मतलब सामान्यतः जो इसका भार होता है वो 280 ग्राम होता है। कितना होता है? 280 ग्राम, 280 ग्राम होता है। और इसका जो शेप होता है फिस्ट शेप में होता है, फिस्ट साइज, मुट्ठी के बराबर भाग, सॉरी आकार होता है इसका मुट्ठी के बराबर। हार्ट इज इन द फिस्ट शेप। हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है, और इसका वेट 280 ग्राम होता है, और ये पंपिंग ऑर्गन है ना। इसका काम होता है, हार्ट का काम क्या होता है? मेनली ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, पंप द ब्लड, पंप द ब्लड टू द ऑर्गन्स, मतलब अंगों तक ब्लड को पंप करना, पुश करना। ये क्या काम करता है? हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है ऑर्गन्स के लिए, है ना। और इसका वेट कितना है? 280 ग्राम, और ये फिस्ट साइज में होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट होता है, परिसंचरण का एक भाग होता है। उसके बाद हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन के रेफरेंस में। इन ह्यूमन के रेफरेंस में हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं भाई। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स में अपर चैम्बर जो होते हैं, अपर चैम्बर जो होते हैं
उनका नाम होता है भाई आपका एट्रियम। क्या नाम होता है? एट्रियम, जिनको हिंदी में बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद, है ना। और लोअर चैम्बर जो होते हैं, लोअर चैम्बर्स जो होते हैं उनका नाम होता है वेंट्रिकल। क्या नाम होता है भाई? वेंट्रिकल, मतलब निलय। ठीक है, निलय। दोबारा सुना, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट 2 चैम्बर्स या अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ऊपर वाले 2 भागों को या 2 कोष्ठों को आनंद बोलते हैं, नीचे वाले 2 कोष्ठों को निलय बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, जैसा मेरा डायग्राम बनेगा। अरे यार ऐसे नहीं, देखो समझाऊं मैं आपको। ठीक है, ऐसे समझ लो भाई, है ना। यहाँ बाल लगे होते हैं, ऐसे पार्टीशन होता है। देखो हार्ट ऐसे होता है भाई, हार्ट लगभग मेरे डायग्राम पे हंसना मत, मैं ऐसे ही बना रहा हूं आपको। देखो ये वाले जो है, ऊपर वाले जो चैम्बर है, ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं एट्रियम, है ना। लेकिन हार्ट में एक चीज होती है, जो हमारा राइट, ये मेरा क्या है, मेरा ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। हार्ट में उल्टा होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, ये वाला राइट होता है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, है ना। ये हो जाएगा राइट एट्रियम। क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो ये फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर, ये फोर्थ चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। ऊपर वाले चैम्बर्स एट्रियम बोले जाते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स वेंट्रिकल बोले जाते हैं। याद रखना, हमारा जो राइट है वो हार्ट का लेफ्ट होता है, हमारा जो राइट है वो हार्ट का लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और भाई लेफ्ट वाले पार्ट में प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट वाले पार्ट में कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड होता है, और हार्ट के राइट पार्ट में भाई, राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। लेफ्ट पार्ट में प्योर, राइट पार्ट में इम्प्योर। उसके बाद उसके बाद इसमें बात करते हैं भाई ब्लड वेसल्स की। इसकी बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेनली 2 होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, वेन्स, है ना, और आर्टरी। क्या होती है? वेन्स और आर्टरी, मतलब सिरा और धमनी, वेन्स एंड आर्टरी। तो वेन्स का काम जो होता है, जो वेन्स का काम है भाई, वेन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड को फ्लो करना। किसको फ्लो करना? इम्प्योर ब्लड को। वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है ना, वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है। वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब एक और चीज, जो वेन्स होती हैं, देखो बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन बीच में क्लास इसलिए रुक गई थी क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, उसको फिर मैंने इरेज किया पूरा डाटा, तब जाके दोबारा से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, 3 टॉपिक। अभी 4th जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें 4th पार्ट क्या है। 4th पार्ट अपन बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, मतलब पत्ती का अनुप्रस्थ काट, है ना। पत्ती का अनुप्रस्थ काट है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये सेक्शन रह गया इसमें, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, है ना। पत्ती का अनुप्रस्थ काट। अब हम बात करें, देखो पत्ती में होता क्या है, ठीक है। मोस्टली पत्ती ऐसी होती है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ऐसे होता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो टिप वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो मिड रिब होता है, मिड रिब, है ना। ये वाला पार्ट मिड रिब होता है, ये टिप वाला पार्ट होता है। अभी सुने, यहां पर होता है आपका बस्क्यूलर बंडल। क्या होता है? बस्क्यूलर बंडल, जिसमें आते हैं बेटा आपका जाइलम प्लस फ्लोएम। क्या आता है? जाइलम प्लस फ्लोएम।
ठीक है, फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम। तो यहां पर होता है मिड रिब का लास्ट एंड जो पार्ट है, मिड रिब का जो लास्ट एंड पार्ट है वहां होता है वस्कुलर बंडल, जिसमें आता है जाइलम प्लस फ्लोएम टिश्यू, और ये वाला पार्ट मिड रिब होता है, ये वाला पार्ट टिप वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे वेन्स होते हैं। क्या होते हैं? वेन्स, है ना, बहुत सारे वेन्स होते हैं। उसके बाद ये वस्कुलर बंडल को अपन थोड़ा सा खोलें तो देखो ध्यान देना, ऐसे होता है इसका एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये अपर वाला एपिडर्मिस है, लीफ का अपर एपिडर्मिस ये होता है। इसमें ऐसे 4 क्लोरोप्लास्ट बनाने, आपको कितने क्लोरोप्लास्ट बनाने? 4। ठीक है, ये 4 क्लोरोप्लास्ट है ना, इनमें ऐसे ऐसे करके ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ग्रीन ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे के सारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये चारों क्लोरोप्लास्ट है, 1 2 3 4 क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं किसमें? अपर एपिडर्मिस में आपको, है ना। उसके बाद ऐसे करके यहां ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये जो है ये आपकी गार्ड सेल्स हैं। क्या है? गार्ड सेल्स, है ना, गार्ड सेल्स, है ना। और गार्ड सेल्स के बीच में ऐसे करके स्पेस होता है, जिसमें ऐसे यहां मैं बना दूं आपको, ये होते हैं भाई आपके क्या, ये जो है आपके क्या है? ये आपके हैं स्टोमेटल पोरस। क्या है? स्टोमेटल पोरस। स्टोमेटल पोरस, ये जो मैंने बनाया स्टोमेटल पोरस है। उसके बाद ऐसे करके इसमें स्पेस होता है ना। क्या होता है? स्पेस। अब नीचे क्या होता है? नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। क्या होता है? लोअर एपिडर्मिस। क्या होता है? लोअर एपिडर्मिस, है ना। तो देखें ये गार्ड सेल्स है आपकी, और यहां बीच में ये जो है ये एयर स्पेस होता है। क्या होता है? एयर स्पेस। ठीक है, बायोकोष होता है, ये स्टोमेटल पोरस होते हैं। देखें भाई सुने, सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को मैं समझा रहा हूं। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में क्या है? ऐसे आपको लीफ बनाना है। लीफ में ये वाला जो पार्ट होता है वो टिप पॉइंट होता है। ये बीच में जो एक लाइन खींची है ये मिड रिब होता है, और ये जो ऐसे लाइनिंग सी है मिड रिब के आसपास में अगल बगल में, इसको बोलते हैं वेन्स, है ना। फिर उसके बाद यहाँ मिड रिब का जो लास्ट एंड पॉइंट है वहां होता है वस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बाद में आपको बनाना है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में 4 क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं आपको, 1 2 3 4। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? जिनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आपको क्या करना है? ऐसे 4, 2 इधर और 2 इधर, 4 क्या बनानी? गार्ड सेल्स बनानी है, और गार्ड सेल्स के बीच में आपको बनाना है स्टोमेटल पोरस। क्या बनाना है? स्टोमेटल पोरस। ठीक है, उसके बाद लोअर एपिडर्मिस बनानी है। यहां पर आपको 3 क्लोरोप्लास्ट बना देने हैं। कितने क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं? 3। ठीक है, क्या बनाना है? 3 क्लोरोप्लास्ट। ये भी क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ऐसे अपर एपिडर्मिस होता है लीफ का, लोअर एपिडर्मिस होता है, और गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोरस के बीच में क्या होता है? एयर स्पेस होता है। क्या होता है? एयर स्पेस। ठीक है, ये था लीफ का क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट। क्या था? लीफ का क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट, है ना। और गार्ड सेल जो होती है बेटा, गार्ड सेल कंट्रोल करती है, गार्ड सेल कंट्रोल करती है किसको? स्टोमेटल पोरस को। किसको कंट्रोल करती है? स्टोमेटल पोरस को। कंट्रोल पोरस, गार्ड सेल्स कंट्रोल द पोरस, स्टोमेटल पोरस। ठीक है, स्टोमेटल पोरस को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करती है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग को। किस चीज को? ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब खुलना और बंद होना, रंध्रों का खुलना और बंद होना कौन कंट्रोल करता है भाई? गार्ड सेल, रक्षी कोशिकाएं, है ना। उसके बाद स्टोमेटल पोरस क्या काम करते हैं भाई? ये काम करते हैं गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? गैस एक्सचेंज में। गैसों का आदान प्रदान जो करता है वो स्टोमेटल पोरस करता है प्लांट में। ठीक है, और ये किसके पार्ट है? पूरे लीफ के पार्ट है। लीफ में एक तो टिप पॉइंट होता है, एक मिड रिब होता है, एक वेन्स होते हैं। उसके बाद यहाँ मिड रिब का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है उस पर क्या होता है? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंडल ही बोलते हैं इसको। इसमें जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू होता है। ठीक है, और उसके बाद लीफ में अपर एपिडर्मिस होता है। अपर एपिडर्मिस में मोस्टली मैंने यहाँ दिखाने को 4 बनाया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसमें 4 क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद ये 4 जो है गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के बीच में क्या होता है? स्टोमेटल पोरस होता है। ठीक है, इसलिए गार्ड सेल स्टोमेटल पोरस को कंट्रोल करती है, और स्टोमेटल पोरस क्या होता है? गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस होता है। लोअर एपिडर्मिस में 3 क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर गार्ड सेल और स्टोमेटल पोरस के बीच में बहुत सारा गैप होता है, जिसको बोलते हैं एयर स्पेस। क्या बोलते हैं? एयर स्पेस। तो ये था लीफ का डायग्राम, है ना। ऐसे आपको बना के आना है, समझ लोगे? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। उसके बाद अभी यहां साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ इस चैप्टर में तो इतना ही था। अभी साथ ही साथ मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से फ्लावर का डायग्राम बता दूं। किसका? फ्लावर का। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर को देखो कैसे बनाना है, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे करके ऐसे करना है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर देना है। ठीक है, उसके बाद भाई ठीक है, ऐसे कर देना। उसके बाद भाई इस सेम ऐसे मत करना, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कर देना, ऐसे करना है। ठीक है, देखो भाई ये होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। अब फ्लावर में देखो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं भाई पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, है ना। पिस्टिल का एक और नाम होता है कार्पेल। क्या नाम होता है? कार्पेल। क्या नाम होता है? कार्पेल। तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल या कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाद ये जो दो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं? स्टेमेन। क्या होते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये होता है भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एमआरपी बोल रहा हूं मैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमेन। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एफआरपी। एफआरपी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टिल, जिसका दूसरा नाम होता है कार्पेल। उसके बाद पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं भाई। पहला वाला पार्ट जो होता है ये ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये स्टाइल है। क्या होता है? स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल, है ना, है ना। उसके बाद आता है स्टिग्मा। ये बीच वाला जो पार्ट है वो होता है स्टिग्मा। क्या होता है भाई? स्टिग्मा। स्टाइल, स्टिग्मा, है ना। उसके बाद ये जो ओवल शेप में दिख रहा है आपको, ये होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ठीक है, तो पिस्टिल हैज थ्री पार्ट। फर्स्ट इज स्टाइल, सेकंड इज स्टिग्मा, थर्ड इज ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, है ना। पिस्टिल में दो पार्ट होते हैं भाई। पिस्टिल में दो पार्ट कौन कौन से? एक तो होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। दूसरा होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट, है ना। फर्स्ट होता है एंथर, सेकंड होता है फिलामेंट। एंथर का नाम होता है पुंकेसर और फिलामेंट का नाम होता है पुतंतु। पुंकेसर और पुतंतु। स्टाइल का नाम होता है वर्तिका, स्टिग्मा का नाम होता है वर्तिकाग्र और ओवरी का नाम होता है अंडाशय, है ना, हिंदी में। उसके बाद यहां ये वाला जो पार्ट है भाई, इसका नाम होता है पेटल। क्या नाम होता है? पेटल, जिसका हिंदी में नाम होता है पंखुड़ियां, है ना। और उसके बाद नीचे होता है सेपल। क्या नाम होता है? सेपल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। ये फ्लावर का पार्ट डायग्राम था। और ध्यान रखना, ओवरी में ओव्यूल्स इकट्ठे होते हैं। क्या इकट्ठे होते हैं? ओव्यूल्स। ओवरी में क्या कंटेन होता है? ओव्यूल। और भाई एंथर जो होता है, एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है? ओवम होता है। सेम ऐसे ही फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल के पार्ट को, मेल का जो जेमेटी होता है वो पोलन ग्रेन्स होता है और फीमेल का जो होता है वो ओव्यूल्स होता है। तो ओव्यूल्स कौन रिप्रोड्यूस करता है? ओवरी। और जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन बनाता है ना। ये बात याद रखना। पहले आता है पेटल, उसके बाद आता है सेपल, है ना। पेटल जो होता है, पेटल जो होता है फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? अट्रैक्टिव पार्ट होता है। अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज पेटल। ठीक है, तो दूसरे इंसेक्ट्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पेटल क्या करता है? दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिनेशन होता है, क्या होता है? पॉलिनेशन। एक प्रोसेस में नाम बोल रहा हूं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का हिंदी में नाम होता है भाई परागण। क्या नाम होता है? परागण। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है? जो आपका पोलन ग्रेन्स है, मतलब एंथर का जो पोलन ग्रेन्स है वो कहां आता है? स्टाइल पर आता है। कहां आता है? स्टाइल पर। स्टाइल पर पोलन ग्रेन्स का पहुंचना, रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टाइल, रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टाइल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैं बता रहा हूं, रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टाइल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का स्टाइल पर पहुंचना ही पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद होता है भाई फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है और मतलब क्या है कि पॉलिनेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो नहीं सकता भाई। पॉलिनेशन बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं होगा। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन स्टाइल पर पहुंचेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होगा?
पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स आपस में मिल जाएंगे। पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स का कॉम्बिनेशन होना फर्टिलाइजेशन होता है, और पोलन ग्रेन्स का स्टाइल पर पहुंचना पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, पहले नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लें आप लोग सभी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद आप करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं नया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहुंचा है थोड़ा सा, है ना। इरेज कर दो इसको। फिफ्थ टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करते हैं भाई। टाइम थोड़ा सा अपने पास कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर याद रखना बेटा, एंथर होता है और उसका स्टेमन होता है, और फीमेल का क्या होता है, पिस्टिल। ठीक है, और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ये याद रखना भाई। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी याद रखना। उसके बाद देखो अगला, अगला क्या है भाई, अगली बात करें भाई अपन सेक्स डिटर्मिनेशन की। फिफ्थ टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। क्या है, लिंग निर्धारण। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की अपन बात करें तो देखो लिंग निर्धारण में क्या होता है याद रखना। देखो मैं तो बता रहा हूं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, है ना। तो याद रखना मेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम, और फीमेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दोनों में 23 पेयर्स ही होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है, मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है। क्रोमोसोम का नंबर मेल और फीमेल में सेम है, कितना, 23 पेयर्स बोले या फिर 46 बोले, 46 बोले तो पेयर का मतलब होता है डबल, तो 23 टू कितना होता है 46, और फीमेल में भी 46 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें एक क्रोमोसोम होता है। देखें भाई दोबारा समझाते हैं। हम बता रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन को। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या याद रखना है, हिंदी में नाम क्या होता है, लिंग निर्धारण। ठीक है, अब लिंग निर्धारण में याद रखना है कि मेल और फीमेल दो पार्ट होते हैं, मतलब दो होते हैं भाई, मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं। उसके बाद मेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, है ना, नर में भी और मादा में भी। 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम, 46, और फीमेल में भी कितने होते हैं, 46। उसके बाद 23 पेयर्स में से एक तो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं मेल में XY, है ना, फीमेल में XX। मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। उसके बाद जो 22 पेयर्स हैं मेल में, और 22 पेयर्स जो है फीमेल में, वो सेम कॉपी होते हैं। वो क्या होता है, सेम कॉपी, क्योंकि मेल और फीमेल में जो ये 22 पेयर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मुंह का शेप, नाक का शेप, कान का शेप, ये सारी चीजें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं। तो इनको बोलते हैं सेम क्रोमोसोम, है ना, क्या बोलते हैं, सेम क्रोमोसोम। तो ये मेल और फीमेल में 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे क्वेश्चन भी है, मैंने देखा था इस मॉडल पेपर में, एक क्वेश्चन है भाई, मैं बताता हूं किसमें है। कहां था, इसमें देखा है मैंने, इसमें नहीं है भाई, एक मिनट, इसमें होगा। मैंने एक देखा था इसमें क्वेश्चन, इसमें नहीं है, इसमें होगा शायद, मॉडल पेपर नंबर 2 में होगा। कहाँ देखा था बायोलॉजी क्वेश्चन मैंने वो, इसमें भी नहीं है। ये रहा कि the two versions of a trait which are brought in by male and female gametes are situated on। तो मेल और फीमेल में जो 2 versions of trait होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम
टू डिफरेंट क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एंड एनी क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या था? कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम। तो मेल और फीमेल में जो ट्रेट टू वर्जन होते हैं 22 पेयर्स और 22 पेयर्स वाले, वो सेम कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? सेम कॉपी, मेल में भी और फीमेल में भी। ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना कि भाई मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होता है XX और फीमेल में सॉरी मेल में क्या होता है? XY, फीमेल में क्या होता है? XX, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां एक टाइम पर एक ही क्रोमोसोम जाता है, तो यहां से XY में से मान लो X गया और यहां से तो हर टाइम X ही आएगा, तो क्या बनेगा? लड़की। XX क्या होता है? गर्ल, ठीक है। अब मान लो यहां से मेल से Y आया और फीमेल से तो हर टाइम X ही आएगा, तो क्या बनेगा? XY मतलब बॉय, ठीक है। तो गर्ल और बॉय बनने के क्या चांसेस होते हैं? 50-50% चांस होते हैं। कितने चांस होते हैं? 50-50%, ठीक है। तो मेल से अगर X आया तो फीमेल से तो हर टाइम X ही आएगा, क्योंकि उसमें क्या है? XX क्रोमोसोम ही है। तो यहां क्या बनेगा? गर्ल बनेगा। अगर मान लो मेल से Y आया, फीमेल से तो हर टाइम X ही आ रहा है, तो XY क्या बनेगा? बॉय। तो दोनों के चांसेस कितने? 50-50%। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि मान लो कोई फीमेल जो है वो डॉटर प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? हर टाइम डॉटर, है ना। मतलब XX ही बना रही है, डॉटर बना रही है, मतलब XX ही प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मेल से हर टाइम क्या आ रहा होगा? मेल से हर टाइम क्या आ रहा होगा? मेल से हर टाइम क्या सेक्स, कौन सा क्रोमोसोम आ रहा होगा? X क्रोमोसोम। अगर मेल से हर टाइम X क्रोमोसोम आता है तो फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? डॉटर प्रोड्यूस करती है। मेल से अगर हर टाइम X क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी? डॉटर, ठीक है। अगर मेल से हर टाइम Y क्रोमोसोम आएगा, वही बात याद रख लो कि मेल से अगर Y क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी? बॉय, ठीक है। फीमेल हमेशा बॉय प्रोड्यूस करेगी, तो क्या होगा? मतलब मेल से Y आएगा हमेशा, और अगर डॉटर प्रोड्यूस करेगी तो मतलब मेल से हमेशा X आएगा, ठीक है। तो ये दो केस है। मेल से अगर हमेशा X आएगा तो जो फीमेल है वो लड़की प्रोड्यूस करेगी, गर्ल प्रोड्यूस करेगी। अगर मेल से हमेशा Y आएगा तो हमेशा बॉय प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये याद रखना। तो कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम की मेल और फीमेल में? 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये था सेक्स डिटरमिनेशन। देखो नेक्स्ट 6th टॉपिक, आज की क्लास को बेटा अटेंटिवली पढ़ना एक बार, ठीक है। भले 2 बार में पढ़ लेना, पूरी बायोलॉजी की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी और यहीं से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी ये क्लास। और अगर आपको अच्छी लगे तो डेली क्लास ज्वाइन करना पेपर तक। आपके साइंस में मेरा टारगेट है कि सबके 100 आउट ऑफ 100 आए, पर भाई उसमें आपकी मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, मेरी कम है। मैं तो एक गाइडेंस बता रहा हूं कि आपको ऐसे से पढ़ना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ने आऊंगा आपकी जगह, है ना। तो ध्यान रहे, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी आपसे बांट नहीं सकता, समझ रहे हो। तो पढ़ाई ठीक से कर लो भाई, उसके बाद आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, है ना। किसी से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है फिर आपको। उसके बाद बात करते हैं भाई हम 6th टॉपिक, ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में, है ना। और ग्लैंड्स भी कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन वर्सेस मैं बता रहा हूं आपको एक्सोक्राइन, ठीक है। 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका सेक्रेशन बोला जाता है हार्मोन। क्या बोला जाता है? हार्मोन, ठीक है। जो कि डायरेक्टली कहां रिलीज होता है? ब्लड में। जो कि कहां डायरेक्टली रिलीज होता है? ब्लड में। रिलीज कहां होगा? ब्लड में, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो हार्मोन बोला जाता है, और हार्मोन हमेशा कहां जाता है? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन मतलब स्राव होता है वो कहां जाता है? डक्ट में जाता है। कहां जाता है? डक्ट। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। कहां जाता है? ट्यूब में, है ना, नलिका में जाता है। और इनका जो स्राव होता है उसको बोला जाता है भाई एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंजाइम, है ना। क्या बोला जाता है? एंजाइम, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसको एंजाइम बोला जाएगा और वो डक्ट में रिलीज होगा।
है ना। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है भाई। क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि ये कहां जाएगा? पहले ट्यूब में मतलब डक्ट में जाएगा, उसके बाद फिर ब्लड में पहुंचेगा। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो हार्मोन है, वो डायरेक्टली कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है, इसलिए इनका प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? फास्ट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो वर्किंग प्रोसेस है फास्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्लो होता है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन हार्मोन है जो कि ब्लड में जाएगा, एक्सोक्राइन का एंजाइम होता है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हम यहाँ टॉप से स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक जाएंगे, है ना। तो पहले वाला पार्ट क्या आ रहा है? ब्रेन आ रहा है ना। तो ब्रेन में देखो सबसे पहला जो ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। कौन से ग्लैंड की बात कर रहा हूं? एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन सबसे पहले आता है भाई आपका पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, है ना। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है उसका हार्मोन क्या होता है पता है? पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होता है मेलाटोनिन। क्या होता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन। तो पीनियल ग्लैंड रिलीज मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ना वो स्लीप को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? स्लीप को, मतलब नींद को मेंटेन करता है ना। ब्रेन में पहली ग्लैंड कौन सी आ गई? पीनियल ग्लैंड। उसके बाद दूसरी ग्लैंड आती है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड आती है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है भाई, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो आपकी एक हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन जो होता है भाई हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो हार्मोन है ना, वो हार्मोन आपका मेंटेन करता है किसको पता है? अदर हार्मोन्स को, है ना। अदर हार्मोन्स को रिलीज करता है, मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन करता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन का ही पार्ट है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मतलब पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होता है? मैंने पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन कौन सा होता है? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन किसको मेंटेन करता है? स्लीप को मेंटेन करता है ना। उसके बाद और ये मेलाटोनिन की खास बात और होती है बेटा, मेलाटोनिन जो होता है वो डार्क में काम करता है। किसमें काम करता है? अंधेरे में। किसमें काम करता है? अंधेरे में। ठीक है, जब हम सो जाते हैं ना तो उस टाइम पर ये मेलाटोनिन रिलीज होता है, और जब हम जग जाते हैं, है ना, जब हम वेकअप हो जाते हैं मतलब जग जाते हैं, तो जागते टाइम मतलब उजाले में ये पीनियल ग्लैंड जो होता है वो एक्टिव नहीं होता। तो याद रखना, पीनियल ग्लैंड कब एक्टिव होता है? अंधेरे में। कब एक्टिव होता है? अंधेरे में। ठीक है, जब आप अंधेरे में होते हो ना, जब आप अंधेरे में होगे, है ना, तो तब जाके पीनियल ग्लैंड आपका एक्टिव होगा, और जो कि कौन सा हार्मोन निकालेगा? मेलाटोनिन। ठीक है, उसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है उससे एक हार्मोन निकलता है, और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड से हार्मोन होगा वो अदर हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन है उसको भी कंट्रोल करता है, और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये तीन ग्लैंड आ गए ब्रेन के पार्ट में, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कौन सा होता है? जीएच। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद तीसरी ग्लैंड आती है एंडोक्राइन में। तीसरी ग्लैंड कौन सी आती है एंडोक्राइन में भाई? तीसरी ग्लैंड आती है एंडोक्राइन में, पिट्यूटरी। उसके बाद आएगा आपका थाइमस। पहले आते हैं, चलो हाँ, थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन है भाई वो होता है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन, है ना, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड का हार्मोन कौन सा होता है? थाइमोसिन। और ये ग्लैंड जो होती है बेटा वो इन द चेस्ट कैविटी होती है। कहां होती है? चेस्ट कैविटी में, है ना, छाती के बीचों बीच होती है। मतलब ये हमारा चेस्ट कैविटी है, तो यहाँ बीचों बीच में चेस्ट कैविटी में कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। और थाइमस ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकलता है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन जो हार्मोन होता है भाई वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इम्यूनिटी को। ठीक है, इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। देखो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब हम बचपन में होते हैं तब क्या होता है? कम बीमार पड़ते हैं ना, और जब बुढ़ापे में आते हैं तब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जाती है, तो उस टाइम जो होता है वो थाइमस ग्लैंड शॉर्ट होती जाती है, और थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे छोटी होती जाएगी हमारी इम्यूनिटी क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। और जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हम बीमार ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज रेसिस्टिंग कैपेसिटी। बीमारियों को रोकने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी होती है। और जब उम्र बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है? छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड शॉर्ट होती जाएगी वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। तो थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, वो किसको कंट्रोल करता है? इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो ग्लैंड आती है, फोर्थ जो ग्लैंड आती है भाई वो आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है,
थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? थ्रोट में होती है भाई। कहाँ होती है? थ्रोट में, है ना, गले में होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में होती है। और इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को किसकी नीड होती है? आयोडीन की। किसकी नीड होती है? आयोडीन की, है ना। थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की नीड होती है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। और आयोडीन की जब डिफिशियंसी होगी, आयोडीन की जब डिफिशियंसी होगी मतलब कमी हो जाएगी, आयोडीन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है? गॉइटर। कौन सा रोग होता है? गॉइटर, है ना। कौन सा रोग होता है? गॉइटर, है ना। जब बॉडी में आयोडीन का डिफिशियंसी होता है तो गॉइटर रोग होता है। और गॉइटर रोग किसकी डिफिशियंसी होता है? आयोडीन से। और ये कौन मेंटेन करता है? थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में होती है, थ्रोट में। और जब थ्रोट में आयोडीन का मतलब एक रोग होता है, इसमें गला फूल जाता है, थ्रोट स्वेलन हो जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर डिजीज। और गॉइटर डिजीज किसकी वजह से होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे फूड में आयोडीन कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइज, मतलब आयोडाइज जो फूड है उसकी एडवाइस क्यों दी जाती है भाई? आयोडाइज सॉल्ट की एडवाइस इसलिए दी जाती है क्योंकि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन का नीड होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन का नीड होता है, इसलिए डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि अपन आयोडीन वाला ही सॉल्ट लें। कौन सा सॉल्ट लें? आयोडीन वाला, है ना, जिससे कि थायरॉक्सिन हार्मोन एक सस्टेनेबल अमाउंट में हमारे बॉडी में बने, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो ग्लैंड आती है, मैं करके बता रहा हूं आपको। तो अपन बात कर चुके हैं, एक तो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, और उसके बाद अपन बात कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड। आगे आते हैं, समझना। देखो अपन आगे बात करने वाले हैं फिफ्थ ग्लैंड। पांचवी ग्लैंड कौन सी है? पांचवी ग्लैंड कौन सी है? अपन बात कर रहे थे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ये मार्कर काम नहीं कर रहा, बंद करो, इसको रखो, बेकार मार्कर है ये, इसमें ही इंक डालना पड़ेगा पुराने वाले में। अभी भाई सुविधाओं का अभाव चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो भाई। सुविधाओं के अभाव में ही, मेरा मानना यह है कि सुविधाओं के अभाव में ही पढ़ाई होती है ना। और जो सुविधाओं के अभाव में भी अपना संघर्ष जारी रखता है वही कुछ कर पाता है भाई। अगर आप सुविधाओं के लालच में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो याद रखना सुविधाओं के अभाव में जीना सीखो भाई, क्योंकि हर कोई माँ बाप बेटा सुविधाएं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव झेलते हुए पढ़ाई करें तो थोड़ा ज्यादा बेटर इंसान बन पाओगे, है ना, बजाय सुविधाओं में रहने के। आप लोगों को बोलते हैं ना सुविधाओं, कंफर्ट जोन की ज्यादा आदत पड़ गई है। आगे देखें, पांचवी जो हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तो 4 की अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद ये छठवां टॉपिक है। पांचवी जो ग्लैंड आती है वो आती है भाई एडिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है? एडिनल ग्लैंड, है ना। और एडिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन, है ना। और एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोला जाता है भाई। कौन सा हार्मोन बोला जाता है? 3F हार्मोन। और 3F हार्मोन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 F आते हैं, और 3 F का मतलब पहला F जो होता है वो फियर के लिए आता है, दूसरा F जो होता है वो फाइट के लिए आता है, और तीसरा F जो होता है ना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, भागने के लिए आता है ना। तो इसमें जो एड्रिनलिन हार्मोन है उसको 3F हार्मोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फियर डर के टाइम पर काम आता है ना, फाइट डरने के टाइम पर काम आता है, और फ्लाइट मतलब भागने के टाइम पर काम आता है ना। और उसके बाद एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो इमरजेंसी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन, है ना। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है एड्रिनलिन हार्मोन को, है ना। उसके बाद सिक्स्थ ग्लैंड जो होती है, सिक्स्थ ग्लैंड जो होती है एड्रिनल के बाद बात करते हैं अपन पैनक्रियाज की। किसकी? पैनक्रियाज की। और पैनक्रियाज से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो अपन बॉडी में क्या करता है? शुगर लेवल को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को
मेंटेन करने का काम करता है ना। पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन और इंसुलिन मेंटेन करता है शुगर लेवल को, है ना। अब इंसुलिन का जब डिफिशियंसी होता है, इंसुलिन का जब डिफिशियंसी होता है मतलब कमी होता है, तो रोग होता है बेटा डायबिटीज। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, है ना। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, जिसको बोलते हैं मधुमेह। कौन सा रोग होता है? मधुमेह, है ना हिंदी में। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज कौन सा है? डायबिटीज। और डायबिटीज इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है। उसके बाद अगर मान लो एडिनलिन का डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, एडिनलिन का डिफिशियंसी हो जाता है ना, एडिनलिन का डिफिशियंसी होने से तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस इतना है कि हम फियर के टाइम पर काम नहीं कर पाएंगे। फियर के केस में अपन क्या नहीं कर पाएंगे? फंक्शन नहीं कर पाएंगे। फंक्शन नॉट अकर, डज नॉट अकर, है ना, डज नॉट अकर। अगर किसका डिफिशियंसी होगा? अगर एडिनल हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाएगा बॉडी में, तो फियर के टाइम पर अपन फंक्शन नहीं कर पाएंगे, फाइट के टाइम पर अपन फंक्शन नहीं कर पाएंगे, फ्लाइट के टाइम पर अपन फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो इसका हाई अमाउंट हो गया बॉडी में, एडिनल का अगर हाई अमाउंट हो गया ना, तो एडिनल का हाई अमाउंट होने पर भाई, एडिनल का हाई अमाउंट होगा ना, तो हमारी जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। इससे खतरा बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का, है ना। तो याद रखना एडिनल हार्मोन की जो हाई अमाउंट है वो हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और जो डिफिशियंसी होती है एडिनल ग्लैंड की, वो क्या काम करती है कि फ्लाइट, फियर और फाइट, इन तीनों केस में, इमरजेंसी केसेस में हमारा बॉडी काम नहीं कर पाता अगर एडिनल का डिफिशियंसी होगा तो। और इंसुलिन का डिफिशियंसी होगा तो डायबिटीज हो जाता है ना। उसके बाद नंबर 7 अपन बात करें तो पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल होगा। उसके बाद आता है टेस्टिस और ओवरी। क्या आता है? टेस्टिस एंड ओवरी, है ना, टेस्टिस एंड ओवरी। तो देखो टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टिस क्या निकालता है? टेस्टिस निकालता है टेस्टोस्टेरोन को, और ओवरी निकालता है एस्ट्रोजन को। और ओवरी से एक और हार्मोन निकालता है, इसका नाम होता है भाई प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम होता है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन किसको कंट्रोल करता है? प्रेगनेंसी को। किसको कंट्रोल करता है? प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल द प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रोजन कंट्रोल द reproductive changes in the female and testosterone control the reproductive changes in the male, है ना। ये बात याद रखना। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हुई। आप एक बार देख लो, मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, है ना। आगे देखो देखो भाई आगे एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हुई। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, ये दिक्कत कर रहा है मिटने में। देखो भाई अगले टॉपिक की बात करें तो अपन, तो अगला टॉपिक क्या है अपन ने बात कर ली एंडोक्राइन ग्लैंड की, उनके हार्मोन्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की डिस्कस कर सके अपन, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की डिस्कशन कर चुके हैं, सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद ये हो गया, है ना। उसके बाद अपन ने एक चीज और पढ़नी है भाई, अपन पढ़ते हैं भाई क्या, नेक्स्ट टॉपिक है 6th टॉपिक, सॉरी 7th टॉपिक है अपन का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है? हाँ ये हो गया, अपन पढ़ने वाला है भी ब्रेन वाला पार्ट। कौन सा पढ़ने वाला है? ब्रेन, ठीक है।
ब्रेन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से। तो ब्रेन याद रखना, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, कौन सा पार्ट होता है? फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है भाई मिड ब्रेन, कौन सा पार्ट होता है? मिड ब्रेन, ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है भाई हिंड ब्रेन, कौन सा ब्रेन होता है? हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन, है ना। फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन, थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन। तो दीज आर द मेन 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के एक पार्ट होता है जिसका नाम है भाई सेरिब्रम। क्या नाम होता है? सेरिब्रम, है ना। क्या नाम होता है? सेरिब्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क जो होता है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम एंड सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन जो होता है, इन दोनों का क्या होता है? जंक्शन है। इन दोनों का काम करता है, जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। जंक्शन मिलाने का काम करता है। मिड ब्रेन इज द मिडिल मैन ऑफ द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को मिलाने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन काम करता है, ठीक है। और फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का काम होता है भाई, फोर ब्रेन का काम होता है वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। किसका कंट्रोल करना? वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शन जो होती हैं उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल्ड बाय अस, कंट्रोल्ड बाय अस। जो एक्शन अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। द एक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय अस इज कॉल्ड वॉलेंटरी एक्शन एंड वॉलेंटरी एक्शंस आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। वॉलेंटरी एक्शन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, ठीक है। ए, बी एंड सी। उसके बाद अपन बात करें जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं भाई इनवॉलेंटरी एक्शंस को। कौन सी एक्शंस को? इनवॉलेंटरी एक्शंस को, है ना। इनवॉलेंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है भाई? मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं इनको? अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है फोर ब्रेन। वॉलेंटरी एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया, है ना। उसके बाद बात करें जो हिंड ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला होता है पॉन्स, दूसरा होता है मेडुला, है ना, मेडुला, और तीसरा पार्ट होता है भाई सेरिबेलम। कौन सा पार्ट होता है? सेरिबेलम। ये बहुत कंफ्यूजन होता है सेरिबेलम और सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम जो होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो मिड ब्रेन के कितने, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट है? 3, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम आर द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। उसके बाद याद रखना भाई, मेडुला जो होता है वो ऑरिजिनेट करता है किसको करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। तो याद रखना भाई, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हिंदी में होता है मेरुरज्जु, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो आप हिंदी पर ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले। मेडुला जो होता है वो ऑरिजिनेट करता है, मतलब जन्म देता है इसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज और ओरिजिनेट, तो आंसर होगा मेडुला। तो मेडुला से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। किससे? मेडुला से, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलम जो होता है भाई, सेरिबेलम जो होता है वो आपका सेरिबेलम पोस्चर, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है, और बैलेंस करता है बॉडी को, बैलेंस द बॉडी को बैलेंस करता है सेरिबेलम, और पोस्चर को भी मेंटेन करता है। उसके बाद साइकिलिंग, है ना, साइकिलिंग करना। उसके बाद पेंसिल उठाना, पेंसिल पिक करना, पेंसिल पिकअप करना, पिकअप द पेंसिल, है ना, और स्ट्रेट लाइन में मूव करना, है ना, सीधी लाइन में चलना, पेंसिल उठाना, उसके बाद साइकिलिंग करना, उसके बाद बॉडी को बैलेंस करना, पोस्चर करना, है ना। ये कौन कौन करता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम भाई प्रेसिजन करता है किसका? इनवॉलेंटरी एक्शंस का। प्रेसिजन ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शंस को प्रिसाइज करने का काम कौन करता है? मतलब थोड़ा सा ठीक से पढ़ने का काम, शुद्धिकरण करने का काम। प्रिसीजन ऑफ द इनवॉलेंटरी एक्शन इज डन बाय सेरिबेलम। Precision of the involuntary action is done by cerebellum, and body posture, body balance, cycling, picking up of the pencil is done by cerebellum.
एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। ठीक है, तो बॉडी का मतलब शरीर का संतुलन बनाना, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सारे काम किसको होता है? सेरिबेलम के। उसके बाद मेडुला होता है, मेडुला भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन मेडुला कौन सी एक्शन को कंट्रोल करता है? जैसे सैलिवेशन हुआ, लार आना, सैलिवेशन मतलब लार आना, हार्ट बीट हुआ, है ना, हृदय की गति हुआ, हार्ट बीट को हृदय की गति बोलते हैं, सैलिवेशन लार आना बोलते हैं, वॉमिटिंग उल्टी आना हुआ, ठीक है, वॉमिटिंग उल्टी आना हुआ, उसके बाद साइज ऑफ प्यूपिल हुआ, पुतली का आकार, साइज ऑफ प्यूपिल हुआ, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है भाई? मेडुला कंट्रोल करता है। पुतली का छोटा बड़ा होना, सैलिवेशन लार आना, हार्ट बीट होना, वोमिटिंग होना, ये सारी चीज मेडुला कंट्रोल करता है। तो मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और ये पार्ट याद रखना कि मेडुला जो होता है वो सैलिवेशन को, हार्ट बीट को, वोमिटिंग को और साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो होता है वो प्रिसीजन ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस बॉडी को बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, साइकिलिंग को मेंटेन करता है और पिकिंग अप पेंसिल, स्ट्रेट लाइन में मूव होना, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। और मेडुला जो होता है वो ऑरिजिनेट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। मेडुला से ही जन्म लेती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मिड ब्रेन जो होता है वो फोरब्रेन और हिंड ब्रेन का जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद फोरब्रेन जो होता है, फोरब्रेन जो होता है विजन हियर और स्मेल, विजन हियर और स्मेल का मेन सेंटर है। फोरब्रेन इज द विजन हियर, मेन सेंटर ऑफ विजन हियर एंड स्मेल। फोरब्रेन इज द मेन सेंटर ऑफ विजन हियर एंड स्मेल। सूंघने का, देखने का, सुनने का काम फोरब्रेन करता है और इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। थिंकिंग करने का काम भी कौन करता है? फोरब्रेन करता है ना। एपेटाइट मतलब भूख को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? फोरब्रेन करता है। एपेटाइट सेंटर भी कहां होता है? फोरब्रेन में होता है ना। भूख लग रही है या पेट भर गया, इस चीज का काम भी कौन करता है? फोरब्रेन करता है। मोस्टली जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट होता है वो फोरब्रेन होता है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का जो पार्ट है ना, जिसमें बुद्धि बोलते हैं ना, बौद्धिक लेवल, आईक्यू लेवल जो मतलब मेजर किया जाता है वो फोरब्रेन से ही किया जाता है। तो इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है, इंटेलेक्चुअल वाला जो पार्ट है वो फोरब्रेन होता है, जिसमें एपेटाइट सेंटर भी होता है, थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, इसमें स्मेल सेंटर भी होते हैं, सूंघने वाले, है ना, विजन देखने वाला, हियर सुनने वाला, ये सारे सेंटर किसमें होते हैं? फोरब्रेन में होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फोरब्रेन इज द लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन जो पार्ट है फोरब्रेन ही है। ठीक है, उसके बाद सेरिबेलम का एक पार्ट होता है जो कि मेन है इसका। उसके बाद है ना, याद रखना हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। आगे थोड़ा सा बात करें तो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो होता है वो एक बोनी बॉक्स में होता है। किसमें होता है? बोनी बॉक्स, हड्डियों के बक्से में होता है। ठीक है, ब्रेन इज कंटेन इन द सिट्स इन द बोनी बॉक्स। ब्रेन किसमें होता है? एक बोनी बॉक्स, हड्डियों के बक्से में होता है। जैसे मान लो ये हड्डियों का बक्सा है, ये क्या है? बोनी बॉक्स है, इसके अंदर होता है भाई ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। जो मस्तिष्क होता है एक हड्डियों के बक्से के अंदर होता है और इन हड्डियों को बोलते हैं भाई, इन हड्डियों से जो नर्व्स निकलते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स, है ना, क्रेनियल नर्व्स, है ना। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से इमर्ज होती हैं। किससे इमर्ज होती हैं? ब्रेन से। तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उनका नाम क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलने वाली नर्व्स होती है उनका नाम होता है स्पाइनल नर्व। कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स इमर्ज होती है उनका नाम होता है स्पाइनल नर्व और जो ब्रेन से इमर्ज होती है उनका नाम होता है क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व? क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स, है ना, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, कौन सी नर्व? क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स दोनों बनाती है भाई पीएनएस। क्या बनाती है? पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड बाय स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, है ना। और पीएनएस हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीएनएस। पीएनएस जो होता है वो सीएनएस की हेल्प करता है, हेल्प सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। सीएनएस इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस हेल्प द सीएनएस। अगर पीएनएस नहीं होगा तो सीएनएस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पीएनएस जो होता है वो हेल्पर है किसका? सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई? एक तो ब्रेन होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस पार्ट इज ब्रेन and spinal cord. Brain and spinal cord are the part of CNS and PNS part is spinal nerve and cranial nerve. Spinal nerve and cranial nerve. उसके बाद इस PNS में स्पाइनल नर्व और इनके अलावा 2 चीजें और आती हैं भाई। एक तो आता है भाई मोटर नर्व। कौन सी नर्व? मोटर नर्व, है ना। और दूसरी आती है भाई एक सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व, है ना। तो देखो मोटर नर्व का काम होता है,
मूवमेंट करना। क्या करना? मूवमेंट करना। और जो आपका सेंसरी नर्व है वो सेंस लेती है। क्या लेती है? सेंस। जैसे मान लो मैंने अपने हाथ में पेन चुभोया। क्या चुभोया? पेन। तो इसका जो सेंस है चुभोने का जो सेंस है वो कौन ले गया? सेंसरी नर्व ले गया। कहां तक ले गया? ब्रेन तक। और ब्रेन से जो एक्शन का ऑर्डर है, जैसे मैंने यहां पेन चुभोया, पेन चुभोने पर मैंने हाथ हटाया, ठीक है, तो वो हाथ हटाने का जो एक्शन हुआ, वो एक्शन का जो मैसेज लेके आया वो मोटर नर्व लेके आया। तो याद रखना, जो सेंसरी नर्व होता है वो क्या करता है? ऑर्गन टू ब्रेन मूव करता है। ऑर्गन टू ब्रेन, है ना। सेंसरी नर्व क्या काम करता है? ऑर्गन टू ब्रेन मूव करता है। और जो मोटर नर्व होता है वो ब्रेन टू ऑर्गन मूव करता है ना। क्या बोला मैंने? सेंसरी नर्व जो होता है वो ऑर्गन टू ब्रेन मूव करता है, और जो मोटर नर्व होता है वो ब्रेन टू ऑर्गन मूव करता है, ठीक है। तो एक्शन करने का काम मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन का होता है, और सेंसरी नर्व का काम होता है केवल सेंस को ले जाना, ठीक है। उसके बाद और एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ही रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कहां बनते हैं भाई? स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। रिफ्लेक्स आर्क डन बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स आर्क को बनाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा आगे समझें, इसी में थोड़ा सा आगे समझ लें क्या है क्या नहीं है। आगे देखें भाई, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है या रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, बताते हैं। देखो रिफ्लेक्स आर्क इसी का पार्ट है, ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं अपन। रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क मतलब प्रतिवर्ती चाप। तो रिफ्लेक्स आर्क का जो सही ऑर्डर है, फ्लो चार्ट अगर देखें इसका, सबसे पहले आएगा भाई सेंसरी न्यूरॉन। क्या आएगा भाई? सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्र, है ना। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहां जाता है भाई? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है आपका ऑर्गन में, है ना। कहां जाता है? सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन से कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां जाएगा? रिले न्यूरॉन में। कहां जाएगा? रिले न्यूरॉन में, है ना। और रिले न्यूरॉन से मैसेज कहां जाएगा भाई? रिले न्यूरॉन से जाता है आपका रिले न्यूरॉन्स के बाद जाएगा भाई आपका कहां पहुंच जाएगा? रिले न्यूरॉन के बाद पहुंचेगा भाई ब्रेन में। कहां पहुंचेगा? ब्रेन में। और ब्रेन से फिर क्या आएगा? मोटर न्यूरॉन आएगा। क्या आएगा? मोटर न्यूरॉन, है ना। ये होता है रिफ्लेक्सेशन का सही क्रम। क्या हुआ? सेंसर न्यूरॉन, सेंसर न्यूरॉन से मैसेज कहां जाएगा? 1 मिनट, गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट भाई, ये ब्रेन का सही पार्ट इसमें दे रखा है, 1 मिनट बताता हूं। हाँ देखो भाई, ये जो ऑप्शन है वो है, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, सही से देखना दोबारा, 1 मिनट। इसमें क्या है सबसे पहले आपका आएगा रिसेप्टर। क्या आएगा? रिसेप्टर, है ना। रिसेप्टर से जो सेंस है वो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में। कहां जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन में। और सेंसरी न्यूरॉन से भाई कहां जाएगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां जाएगा भाई? मोटर न्यूरॉन में। कहां जाएगा? मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन के बाद मैसेज कहां जाएगा भाई? मसल्स में, है ना। मसल्स में जाएगा। कहां जाएगा? मसल्स में। तो रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का मोस्टली पार्ट नहीं होता, उसके बाद मसल्स जो होती हैं वो कमांड करती हैं ब्रेन के ऊपर, है ना। किसके ऊपर? ब्रेन के ऊपर। तो रिफ्लेक्स आर्क मोस्टली किसमें बनते हैं भाई? स्पाइनल कॉर्ड में। तो मेन पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ही होता है मेन पार्ट इसका, रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। सबसे पहले रिसेप्टर मैसेज रिसीव करेंगे, उसके बाद वो सेंसर न्यूरॉन में मैसेज भेजेंगे। सेंसर न्यूरॉन से कहां जाएगा? वो स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाएगा? मोटर न्यूरॉन में। उसके बाद मोटर न्यूरॉन मूव करेंगे मसल्स को, ठीक है। अब ध्यान देना, रिसेप्टर भाई साहब कितने टाइप के होते हैं देखो, सबसे पहले नाक की बात करें, चलो पहले आंख की बात करें, तो आई में होता है फोटो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो रिसेप्टर जो किसके लिए काम करता है? विजन के लिए। किसके लिए काम करता है भाई? विजन के लिए, दृश्य के लिए, देखने के लिए काम करता है फोटो रिसेप्टर, जो आंख में होता है। कहां होता है? आई में, ठीक है। उसके बाद आंख से नीचे आए, नोज की बात करें, नोज में होता है भाई गस्टैटो। कौन सा होता है? गस्टैटो, सॉरी
ओल फैक्ट्री। कौन सा होता है? ओल फैक्ट्री। ठीक है, ओल फैक्टो। ओल फैक्टो रिसेप्टर किसमें होता है? नाक में होता है। किसमें होता है? नोज में। और इसका काम होता है भाई स्मेल, सूंघना। ठीक है, सूंघने का काम करता है ओल फैक्टो रिसेप्टर। उसके बाद नाक से नीचे आए थोड़ा सा तो उसके बाद होता है गस्टैटो। कौन सा होता है? गस्टैटो रिसेप्टर, जो कहां होता है भाई? टंग पे होता है, जीभ में, जीभ में होता है। और इसका काम होता है भाई टेस्ट करना। क्या करना? टेस्ट, स्वाद चखना, है ना, गस्टैटो का। उसके बाद गस्टैटो के बाद आता है जीभ से नीचे आए भाई स्किन। कौन सा होता है? स्किन। स्किन में रिसेप्टर काम करता है कौन सा पता है? स्किन में काम करता है आपका थिग्मो। कौन सा रिसेप्टर? थिग्मो रिसेप्टर, है ना। कौन सा रिसेप्टर होता है? थिग्मो, जिसका काम होता है टच को सेंस करना। किसको सेंस करना? टच को। ठीक है, तो देखो ये तो इनके सेंस है। क्या है? सेंसेस। क्या है? सेंसेस। तो रिसेप्टर जो है मोस्टली चार टाइप, कितने टाइप हो गए भाई? चार टाइप हो गए। कौन सा? फोटो रिसेप्टर जो विजन में काम करता है ना। और उसके बाद ओल फैक्टरी रिसेप्टर जो कि नोज में होता है, स्मेल का काम करता है। उसके बाद गस्टैटो जो टंग में होता है, जो टेस्ट का काम करता है। उसके बाद स्किन जिसका काम, जिसमें रिसेप्टर कौन सा होता है? थिग्मो रिसेप्टर होता है और वो टच का सेंस लेता है। उसके बाद एक और होता है भाई जिसका नाम है ऑडिटरी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? ऑडिटरी। ऑडिटरी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑडिटरी, जो कहां होता है भाई? ईयर में होता है, कान में होता है। इसका काम होता है ऑडियो रिसीव करना। क्या रिसीव करना? ऑडियो, या फिर हियर करना, सुनना। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस होते हैं और 5 ही रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर जो कि आई में होता है, ओल्फैक्टो रिसेप्टर जो नोज में होता है, गस्टैटो रिसेप्टर जो टंग पर होता है, और थिग्मो रिसेप्टर जो स्किन में होता है, ऑडिटरी रिसेप्टर जो ईयर में होता है। ठीक है, इनका काम क्या है? फोटो का होता है विजन करना, और ओल्फैक्टो का होता है स्मेल करना, टेस्ट का होता है, सॉरी गस्टैटो का होता है टेस्ट, और थिग्मो का होता है टच, और ऑडिटरी का होता है ऑडियो हियर करना। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हो गए। तो रिफ्लेक्स का सही ऑर्डर क्या है? रिसेप्टर पहले रिसीव करेंगे सेंस को, फिर भेजेंगे सेंसर न्यूरॉन में, फिर जाएगा वो स्पाइनल कॉर्ड में, फिर जाएगा मोटर न्यूरॉन में, उसके बाद मसल। तो मेन कंपोनेंट या मेन फैक्टर ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है, इससे जो एक्शन होगा, इससे जो एक्शन होगा वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क से जो एक्शन होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, द एक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है भाई? रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है वो ब्रेन के थ्रू होती है ना। रिफ्लेक्स एक्शन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड रिफ्लेक्स आर्क इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो दूसरी चीज, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है वो रिफ्लेक्स आर्क होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है वो रिफ्लेक्स आर्क होता है। मतलब विदाउट रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्स आर्क के बिना रिफ्लेक्स एक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले रिफ्लेक्स आर्क बनेगा तब जाकर रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक है, और न्यूरॉन कितने टाइप के हो गए भाई? सेंसर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और इस बीच में एक और न्यूरॉन काम करता है, इसका नाम होता है रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? रिले न्यूरॉन। तो न्यूरॉन 3 टाइप के हो गए भाई, सेंसर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जो जंक्शन पॉइंट है वो रिले न्यूरॉन होता है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बाद काम करता है रिफ्लेक्स आर्क में। तो रिफ्लेक्स आर्क कहां बनते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक लास्ट पार्ट अपन और डिस्कस करने वाले भाई, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्लास अपन ओवर करेंगे। और मेरे हिसाब से बायोलॉजी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हो गए। ठीक है, अपन एक चीज और बात कर रहे हैं इसमें, इसी चैप्टर में। देखो भाई, अपन अभी बात करने वाले हैं क्या बात करने वाले हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट्स की। किसकी बात करने वाले हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट्स की। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? 8 टॉपिक, डायरेक्शनल मूवमेंट्स, है ना। तो डायरेक्शनल मूवमेंट्स का नाम होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या नाम होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको दिशिक गति। कौन सी गति बोलते हैं? दिशिक गति। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स या दिशिक गति जो होती है
वो 4 टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। तो सबसे पहले डायरेक्शनल मूवमेंट्स में बात करें, पहला जो होता है वो होता है जियोट्रॉपिज्म। कौन सा होता है? जियोट्रॉपिज्म, है ना, जियोट्रॉपिज्म। दूसरा जो होता है भाई वो होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। कौन सा होता है? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तीसरा जो होता है भाई वो होता है आपका, तीसरा वाला जो होता है वो होता है केमोट्रॉपिज्म। क्या होता है? केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। चौथा जो होता है भाई वो होता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या होता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट। फर्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म, सेकंड इज फोटोट्रॉपिज्म, थर्ड इज केमोट्रॉपिज्म और लास्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म, जियो का मीन्स होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो द मूवमेंट दैट इज अकर्स ड्यू टू अर्थ, है ना, मूवमेंट ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म प्लांट्स में होता है ना, ये सारे प्लांट में डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये भी जियोट्रॉपिज्म भी प्लांट में होता है, फोटोट्रॉपिज्म भी प्लांट में होता है, केमोट्रॉपिज्म भी प्लांट में होता है और हाइड्रोट्रॉपिज्म भी प्लांट में होता है। ये चारों ट्रॉपिज्म मोशन कहां होते हैं भाई? इन द प्लांट्स होते हैं। कहां होते हैं? इन प्लांट्स। 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म मोशन आर अकर्स इन द प्लांट्स, है ना। जियोट्रॉपिज्म जो कि ड्यू टू अर्थ होता है। अब इसमें क्या है, ध्यान देना, प्लांट्स में क्या होता है, देखो रूट जो होती है, रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन दिखाती है? रूट्स दिखाती हैं भाई। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, तो रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। और जो स्टेम होता है, स्टेम जो होता है मतलब इसको सूट वाला पार्ट बोलते हैं, जो सूट होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है भाई। क्या दिखाता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन होता है? सूट वाला पार्ट। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? रूट वाला पार्ट। जैसे मैं प्लांट अगर बनाने की कोशिश करूं तो ध्यान देना, मैं बनाऊं, ये प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। ये भाई प्लांट है, मेरा प्लांट है। ये थोड़ा सा ऐसा ही बना भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है। ये पौधा है ना, प्लांट है। तो प्लांट में ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं रूट वाला पार्ट। क्या बोला है? रूट वाला पार्ट। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो सूट वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? सूट वाला। तो प्लांट में मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे वाला रूट होता है, ऊपर वाला सूट होता है। तो रूट जो होते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं और सूट जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, ठीक है। रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मोशन शो करते हैं और जो सूट होते हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होते हैं, है ना। उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म होता है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। क्या मतलब होता है भाई? सनलाइट, है ना। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। एक मिनट देखो, पानी पी लेता हूं, देख लें आप। देखें भाई आगे। उसके बाद तो फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। और सनलाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ड्यू टू सनलाइट, मूवमेंट ड्यू टू सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, है ना। प्लांट में जो मूवमेंट सनलाइट की वजह से होगा उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अब देखो प्लांट में क्या होता है, वही सेम सूट वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है और जो रूट वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। आपको पता है कि प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस कहां होता है? लीफ में होता है। कहां होता है? लीफ में, ठीक है। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ जो कहां होती है? स्टेम वाले पार्ट में होती है, सूट वाले पार्ट में। तो सूट वाला पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, रूट वाला पार्ट नेगेटिव दिखाता है। अगर पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहां होता है, ध्यान देना भाई, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कंप्लीट कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट तो होता है, कंप्लीट कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना। लेकिन जो पार्ट है उसका, वो पार्ट कौन सा? लीफ। भाई क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? लीफ में तो होता है। तो लीफ जो है वो पार्ट है, रिलेटेड पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन कंप्लीट पार्ट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये फोटोट्रॉपिज्म की वजह से ही हो पाता है। सूट वाला पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, रूट वाला पार्ट नेगेटिव दिखाता है। अब केमोट्रॉपिज्म की बात है तो केमिकल, केमो मतलब केमिकल, तो केमिकल मतलब हार्मोन। केमिकल का मतलब क्या है?
हार्मोन। तो प्लांट में जो हार्मोन की वजह से मूवमेंट होता है उसको केमोट्रोपिन बोलते हैं। द मोशन या मूवमेंट ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस इन द प्लांट्स इज कॉल्ड केमोट्रोपिन। तो केमोट्रोपिन मतलब होता है केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होता है। और केमिकल सब्सटेंस क्या होता है प्लांट्स में? हार्मोन। और हार्मोन 4 होते हैं भाई, मैंने अभी बताए 4 हार्मोन होते हैं। पहला होता है ऑक्सिन, ठीक है। दूसरा होता है भाई जिब्बेरेलिन, क्या होता है? जिब्बेरेलिन। तीसरा होता है भाई साइटोकाइनिन, कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। और चौथा होता है भाई एब्सिसिक एसिड, क्या होता है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्बेरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और आपका कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड। ये ऊपर वाले तीनों हार्मोन जो हैं ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन एंड साइटोकाइनिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड एब्सिसिक एसिड इज द इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ। इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ, इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ मतलब ग्रोथ को रोकने वाला कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। वृद्धि को रोकने वाला कौन सा होता है? एब्सिसिक अम्ल, है ना। वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। और ग्रोथ को एनहेंस करने वाले जो हार्मोन है वो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्बेरेलिन होते हैं। ऑक्सिन जो होता है वो टिप पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है। जिब्बेरेलिन जो होता है वो जर्मिनेशन को एक्टिव करता है, ठीक है। और जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन को एक्टिव करता है। आपसे पूछा जाए विच हार्मोन इज फाउंड इन द मोर अमाउंट इन द फ्रूट्स एंड सीड्स, तो आंसर होगा साइटोकाइनिन। तो फ्रूट्स और सीड्स में मोस्टली कौन सा हार्मोन मिलता है? साइटोकाइनिन हार्मोन मिलता है। कौन सा हार्मोन मिलता है? साइटोकाइनिन। और सेल डिवीजन को कौन सा मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है? कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। तो C4 साइटोकाइनिन, C4 सेल डिवीजन और G4 जिब्बेरेलिन, G4 जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में कौन करेगा? जिब्बेरेलिन। ये 4 प्लांट हार्मोन होते हैं। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिन भी होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, क्या होता है? वाटर। तो द मूवमेंट ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिन। द मूवमेंट इन द प्लांट ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिन। तो आपको सबको पता है रूट जो होती है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिन दिखाती है और शूट जो होता है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिन दिखाता है। रूट हमेशा पानी के अंदर जाती है, मिट्टी में अंदर जाती है और जो शूट वाला पार्ट है वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये था ट्रॉपिक मोशन, ट्रॉपिक मूवमेंट्स 4 होते हैं, जियोट्रोपिन, फोटोट्रोपिन, केमोट्रोपिन, हाइड्रोट्रोपिन। फोटो जियो मींस होता है अर्थ, तो अर्थ की वजह से जो मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिन। जो सनलाइट की वजह से होगा उसको फोटोट्रोपिन। जो केमिकल की वजह से होगा मतलब हार्मोन की वजह से होगा वो केमोट्रोपिन। और जो वाटर की वजह से होगा वो हाइड्रोट्रोपिन। जो हार्मोन है प्लांट हार्मोन वो 4 होते हैं, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक जो एसिड होता है वो इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला होता है। और इसी की वजह से विदरिंग ऑफ लीफ होता है, पत्तियों का मुरझाना, और फॉलिंग ऑफ लीफ होता है, पत्तियों का गिरना, ठीक है। और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, फ्रूट्स और सीड्स में भी ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है। जर्मिनेशन में जिब्बेरेलिन हेल्प करता है। ऑक्सिन जो होता है वो टिप पार्ट्स में मिलता है प्लांट के में, और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और ऑक्सिन का एक मेन पार्ट याद रखना, मैं ऑक्सिन के बारे में मेन पार्ट बता दूं उसको इरेज करके। ऑक्सिन का एक मेन चीज भाई याद रखना, ऑक्सिन से क्वेश्चन बना लेता है वो कभी कभार, तो आप घूम ना जाओ इसलिए मैं आपको बता दूं। देखो भाई ऑक्सिन के बारे में बात बताऊं, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ना, ऑक्सिन, तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो टिप पार्ट्स में होता है, लेकिन ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो डार्कर साइड में बनता है प्लांट के। साइड बनता है इन प्लांट्स। तो एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सिन, एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सिन मतलब ऑक्सिन का जमा होना डार्कर साइड में होता है। प्लांट की डार्कर साइड में ऑक्सिन हार्मोन का एक्युमुलेशन होता है। ऑक्सिन एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन, तो एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमाव, है ना, जमा होना। क्या होता है? जमा होना, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट के डार्कर साइड में ज्यादा जमा हो जाता है, जिस वजह से जो प्लांट होता है वो टर्न हो जाता है भाई टुवार्ड्स लाइट, टुवार्ड्स लाइट, ठीक है, टुवार्ड्स लाइट। तो आपसे पूछा जाए प्लांट टर्न क्यों होता है लाइट की तरफ, तो लाइट की तरफ प्लांट के जो टर्न होने का रीजन होता है वो क्या होता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो कहां एक्युमुलेट होता है? डार्कर साइड ऑफ द प्लांट में। जो प्लांट का हिस्सा
डार्कर साइड में होगा, मतलब लाइट से अवे होगा, वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिस वजह से जो प्लांट होता है वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं समझाऊं आपको, ये वाला पार्ट प्लांट है, ये ऐसे प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है ना। अब इस प्लांट में जैसे मान लो ये सन है, ये क्या है, सन, ये है आपका सन भाई, ये क्या है, सन। तो ये वाला पार्ट सन है, तो मतलब प्लांट का ये वाला पार्ट सन की टुवार्ड्स मूव हो गया, ये सन की टुवार्ड्स जा रहा है, टर्न हो रहा है ना, टर्न टुवार्ड्स सन, सन की तरफ ये वाला पार्ट जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो जो ऑक्सीजन होगा वो इधर होगा, है ना, ऑक्सीजन कहां होगा, इधर होगा। तो ऑक्सीजन का एक्युमुलेशन कहां होगा, डार्कर साइड में होगा, एक्युमुलेशन। तो एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन occurs in the darker side of the plant. Accumulation of oxygen occurs in the darker side of the plant. तो प्लांट की डार्कर साइड में ऑक्सीजन बनता है, जिस वजह से जो प्लांट का दूसरा पार्ट होता है वो कहां मुड़ जाता है, सन के टुवार्ड्स में मूव हो जाता है। ये प्लांट का पार्ट कहां चला गया, सन के तरफ चला गया, ये इधर एक्युमुलेशन ज्यादा होता है इसीलिए। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास जो है आज बायोलॉजी की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।